सो वेलकम टू ऑल। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हम केमिस्ट्री ओलंपियाड्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जूनियर क्लासेस से लेकर सीनियर क्लासेस में, ग्रेजुएशंस में हर जगह इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज द यू कैन से बेसिक ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी प्रोसेस टू हैपन, इसलिए इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो हर एग्जाम में इसका इम्पोर्टेंस अच्छा रहता है। एंड द सेम थिंग इज विथ आईआईटी आल्सो एंड विथ ओलंपियाड्स आल्सो। चाहे स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो या फाइनल स्टेज हो, सभी जगह इसके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। स्टेज 1 में सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स आते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगेन क्वेश्चंस के थ्रू हम इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। एनएससीसी में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपके पास एक कंपाउंड है फ्लोरीन, और आपको दिया हुआ है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्लोरीन and allotrope of carbon and the enthalpy of formation of CO2 gas. You see, enthalpy of combustion of C60. So enthalpy of combustion of C60 solid plus what I will write here, O2 will give CO2. So here 60 atoms of carbons are there, so I will put 60 here and 60 here. This is gas, this is gas. अच्छा, अब एक दो चीजें यहाँ पे हमको समझनी है कि यहाँ पर जो टर्म यूज किया हुआ है, उन्होंने इंटरनल एनर्जी टर्म यूज किया हुआ है। इंटरनल एनर्जी मींस डेल्टा यू। और आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री में एक फार्मूला होता है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में रिलेशन बनाने के लिए, दैट डेल्टा एच शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट। इन दिस केस कार्बन 60 सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, उसके 16 यहाँ पर 60 मॉलिक्यूल्स हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 60 है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 60 है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो वी कैन से डेल्टा एन जी 0 है। तो यहाँ थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट किया है थोड़ा घुमाने के लिए। तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू बोथ आर सेम। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो एंथैल्पी भी है इस रिएक्शन के लिए। सेकंड, आपको एक इक्वेशन गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो वहां पे हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा किसी कंपाउंड का, कि प्योर एलिमेंटल फॉर्म से उसको बनाने पर उस कंपाउंड को जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 होगी। तो हमें कह सकते हैं कि इसका डेल्टा एच पता है, इसका डेल्टा एच है -393 किलो जूल पर मोल, और चूंकि इसका डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर है, इसकी वैल्यू है 25970 किलो जूल पर मोल। अब हमसे पूछा क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C60। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? C ग्रेफाइट, जी का मतलब यहाँ पर गैस नहीं है, ग्रेफाइट है, ठीक नहीं है। तो C ग्रेफाइट is giving C60, यही होगी सॉलिड। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख लेंगे। तो अब हमको इस रिएक्शन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो व्हाट वी कैन डू, क्या हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उससे हम ये इक्वेशन ला सकते हैं क्या? तो हाँ, आंसर है कि ला सकते हैं। कि अगर मैं पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लूँ बाई 60 एंड देन आई डू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो मुझे इस इक्वेशन की एनर्जी मिल जाएगी। तो इसका मतलब हुआ फॉर दिस रिएक्शन ओवरऑल डेल्टा एच शुड बी व्हाट? डेल्टा एच शुड बी 60 मल्टीप्लाई बाय -393। अच्छा, ये वैल्यू भी नेगेटिव ही है यहाँ पर,
नेगेटिव साइन यहाँ पे दिया हुआ है, तो -25970। तो ये वैल्यू होगी डेल्टा एच। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, और अब इसमें से हमको माइनस कर देना है ये वैल्यू, यानी कि हमें इसमें से माइनस, ये वैल्यू नेगेटिव है और इसमें से माइनस माइनस वो पॉजिटिव हो जाएगा, 25970। ये वैल्यू करेंगे तो हमें क्या आ जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C60 आ जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर डी मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर खासकर थर्मोकेमिस्ट्री में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एनर्जी वर्ड यूज किए हुए हैं उसका मीनिंग समझना होना चाहिए, और उसके लिए हमें डेफिनेशन से चलना होता है। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन से चलेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द लेटिस एंथैल्पी। देखिए टर्म यूज का लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि when 1 mole of ionic compound is formed with help of its constituent ions, तो energy released in this process is called as enthalpy, lattice enthalpy. And the enthalpy of solution in water for solid NaCl are 753 किलोजूल। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, डेल्टा एच लेटिस अगर पॉजिटिव दी है, इसका मतलब ये आयंस में ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है। तो डेल्टा एच लेटिस इतना दिया हुआ है। अच्छा, डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होता है कि देखिए जब किसी आयनिक कंपाउंड को हम यहाँ जैसे वाटर लिया है, तो वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो वहां पर जो एनर्जी आएगी, रिलीज होगी इन आयंस के इंटरेक्शन वाटर के साथ होने से, उसे हम बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। और साथ साथ में जो लेटिस एनर्जी है वो इतनी देनी पड़ेगी। तो इन दोनों का जो सम है, लेटिस एनर्जी का और हाइड्रेशन एनर्जी का, दिस सम इज कॉल्ड एज डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों के सम को हम डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहां पर आपको डेल्टा एच ऑफ लेटिस गिवन है, वो आपका 753 है, और डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन भी आपको गिवन है, वो आपका 5 किलोजूल पर मोल है, ठीक नहीं है। इफ द सॉल्यूशन एंथैल्पीज ऑफ Na plus and Cl minus ions are in the ratio of 6:5, तो अब आप पहले क्या कर सकते हैं कि इससे आप डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन निकाल लें इस फार्मूले से, क्योंकि डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, डेल्टा एच ऑफ लेटिस आपको पता है, तो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन आप निकाल लें। क्योंकि डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है ओवरऑल 5, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन आप निकालेंगे तो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन कितना हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव 753 प्लस 5, ये हो गया आपका डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। तो इससे आप डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन आ जाएगा आपका 748 माइनस का किलोजूल पर मोल। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए 6:5 के रेशियो में डिवाइड करके, डेल्टा एच ऑफ Na प्लस आप निकाल सकते हैं हाइड्रेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, एक रिएक्शन गिवन है 4NO2 प्लस O2 गिव्स 2N2O5 गैस, और उसके लिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन गिवन है। अब आपसे आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द N2O5 इज एज्यूम्ड टू फॉर्म इन द रिएक्शन एज सॉलिड, तब डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। सी, अगर हम ये मान लें कि इन्होंने एक टर्म यूज किया हुआ है डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन ऑफ N2O5 गिवन है आपको, तो 4NO2 गैस प्लस O2 गिव्स 2N2O5 गैस, इसके लिए आपको डेल्टा एच गिवन है। तो इसके लिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है 112 किलोजूल। अब अगर हम ये मान लें कि ये जो N2O5 गैस यहाँ पर है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो उस प्रोसेस के लिए गैस से सॉलिड के लिए, क्योंकि आपको दिया हुआ सब्लिमेशन है, रिवर्स वैल्यू का दिया हुआ कि सॉलिड से गैस के लिए दिया हुआ है, तो इसका मतलब गैस से सॉलिड के लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू आप कितनी रख देंगे, -54। और आपको चाहिए क्या यहाँ पर, आपको ओवरऑल चाहिए N2O5 सॉलिड आपको चाहिए,
तो 4NO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2N2O5 सॉलिड। इसके लिए वैल्यू निकालनी है। तो आप अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2N2O5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है ना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, डेल्टा एच ऑफ ये जो फॉर्मेशन है, ये वैल्यू माइनस में डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है, तो ये वैल्यू गिवन होनी चाहिए कि जिस कोमा लगा के लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब ये रिलीज हो रही है। मतलब एक चीज और समझना है रिएक्शन में कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो है ये हम मानेंगे कि रिलीज हो रही है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो आपको नेट एनर्जी आ जाएगी, तो आपको -220 वैल्यू यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं कि डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन इज 7800 किलो जूल एनर्जी, और इस एनर्जी का सोर्स क्या है जी? इस एनर्जी का सोर्स है हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो जब हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उससे आ रहा है। तो अगर हम देखें कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन यानी कि फूड के कंजम्पशन से हमें वो एनर्जी मिलने वाली है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो वो हमें मिलेगी C6H12O6 plus O2 will give CO2 plus H2O। तो इसको हम बैलेंस कर लें तो 12 प्लस 6 18 है, यहाँ पर 6 हो गया, 6O2 हम कह सकते हैं। इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ग्लूकोज का गिवन है, CO2 का गिवन है, H2O का गिवन है। तो व्हाट वी कैन से, अगर इस पूरी रिएक्शन का हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। O2 के लिए चूंकि प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है, हम जीरो कह सकते हैं। तो इस मेथड से हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। इस ये जो वैल्यू आएगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये आपको बताएगी कि पर मोल ऑफ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अब आपसे पूछा है द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हैज टू बी कंज्यूम्ड इन ग्राम पर डे। तो आप पर मोल को पर ग्राम, मतलब पर मोल से मोलिकुलर वेट निकाल के इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप जो टोटल एनर्जी है 7800, इसको डिवाइड कर सकते हैं इस एनर्जी से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। उस ग्लूकोज को आप उसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम्स में आपको आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं, आपका आंसर भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज ऑफ H2 gas, N2 gas and ammonia gas are this. ठीक है। For the reaction, delta H of reaction is given be in equilibrium. The temperature must be equal to। ठीक है। ये जो टर्म दिया हुआ आपको स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज आपको गिवन है, ठीक नहीं है। और आपको एक इक्वेशन पता है कि डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बिकम्स इक्वल टू 0, क्योंकि उस वक्त रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही होती है। तो डेल्टा एच शुड बी इक्वल टू टी डेल्टा एस। अब आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज आपको इनकी गिवन है, आप उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के साथ में कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर अमोनिया के लिए जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 से ही कंपेयर करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ आप कह सकते हैं रिएक्शन है वो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स आ जाएंगी। तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो अमोनिया के लिए वैल्यू यूज कर लेंगे आप
193, हाइड्रोजन के लिए आप यूज कर लेंगे 193 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और यहाँ पे आप कर लेंगे 130/2, तो ये आ जाएगी डेल्टा एस की वैल्यू रिएक्शन के लिए। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है, इससे आप टेम्परेचर निकाल देंगे और टेम्परेचर आपको केल्विन में ही आएगा, राइट। तो इट इज ए गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्क डन इन किलो जूल इन द रिवर्सिबल आइसोथर्मल compression of 2 moles of an ideal gas from 1 bar to 100 bar at -50 degrees centigrade and at constant external pressure of 500 bar। ओके, तो ये जो गैस का प्रेशर है वो 1 बार से 100 बार तक जा रहा है, लेकिन आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है 500। तो फिर अंदर के प्रेशर का हम क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे हम, हमारा वर्क डन का फार्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल ऑफ पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो अंदर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो अंदर का वॉल्यूम चेंज प्रेशर चेंज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप अंदर का जो प्रेशर चेंज हो रहा है 1 बार से 100 बार, तो आप इनिशियली आपको टेम्परेचर पता है, इनिशियल प्रेशर पता है, इनिशियल मोल्स पता है, तो आप इनिशियली नंबर ऑफ मतलब इनिशियली वॉल्यूम निकाल लीजिए और फिर आप ये कर सकते हैं P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2। तो इनिशियल वॉल्यूम आपको मालूम चल गई है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। ये आप यूज करके फाइनल वॉल्यूम निकाल लीजिए। इससे आप V2 माइनस V1 करते हुए DV निकाल लीजिए। P एक्सटर्नल आपको पता है, अब चूंकि कंप्रेशन हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम शुड बी लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, तो इसलिए ये DV का टर्म आपका नेगेटिव आएगा, तो फाइनल वैल्यू शुड बी पॉजिटिव ओनली। तो यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ W। वर्क डन का आप वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। The normal boiling point, okay, and delta H of vaporization of a liquid X are this and this respectively. Assuming delta H vaporization to be constant, which of the following is correct? अब देखिए यहाँ पर एंट्रोपी के बारे में बात की हुई है, तो डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन होगा डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर। अब डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया हुआ है 40 किलो जूल और बॉइलिंग टेम्परेचर दिया हुआ है 400, राइट। तो अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपको पहला टर्म ये कह रहे हैं, अच्छा इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर जूल में इसका आंसर निकालेंगे तो उस तरीके से निकाल सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये आपका हो गया 10, तो 100 जूल पर केल्विन, ये आपका इन कंडीशंस में हो गया है। अब पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहे हैं कि डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन विल बी ग्रेटर देन 100 जूल पर केल्विन एट 400 केल्विन बॉइलिंग टेम्परेचर पे एंड 0.5 एटमॉस्फेयर। अब प्रेशर कम करने से होगा क्या, आप ये सोचिए, अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो वेपोराइजेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर। तो वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इफ वी डिक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन बॉइलिंग टेम्परेचर विल आल्सो डिक्रीज। तो हम टेम्परेचर उतना ही रखें और प्रेशर कम कर दें तो डेफिनेटली बाकी का जो चलिए, इसका मतलब है कि बॉइलिंग बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है, वेपोराइजेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है, तो रिमेनिंग टेम्परेचर गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन बढ़ेगी। पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो ये 100 जूल पर केल्विन ही होगा, और अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी 400 केल्विन पर आपका लिक्विड लिक्विड ही बना रहेगा। जब लिक्विड लिक्विड ही बना रहेगा तो डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी।
तो उस टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी कम रहेगी, क्योंकि लिक्विड लिक्विड ही रहेगा टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, टू प्रेशर पे। तो इट इज ए गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको गिवन है कि डेल्टा एच नोट एंड डेल्टा एस नोट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, द वैल्यू ऑफ log 10 k फॉर द रिएक्शन, ओके, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के, और एट इक्विलिब्रियम delta G becomes equal to 0. It means delta G naught should be equal to minus 2.303 RT log K. And delta G naught की जगह हम क्या लिख सकते हैं, delta H naught minus T delta S naught. राइट, तो अब हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है, आपको डेल्टा एच नोट गिवन है, डेल्टा एस नोट गिवन है, तो अब सब वैल्यूज को यूज करिए आप, तो आप ये वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, for the conversion of CCl4 liquid to CCl4 gas at 1 bar and this much of temperature, the correct set of thermodynamic parameters, okay, boiling point of CCl4 is given 77 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 77 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 77 का मतलब क्या हो गया, 273 प्लस 77, तो ये आपका हो गया 350, यानी कि जो टेम्परेचर गिवन है वो आपको इसका बॉइलिंग टेम्परेचर ही गिवन है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर पे CCl4 लिक्विड और CCl4 गैस दोनों ट्रांजिशन स्टेट में इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब चूंकि दोनों इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और चूंकि लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस है, तो एंट्रोपी बढ़ रही होगी इस प्रोसेस के लिए, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो डेल्टा जी जीरो होगा। तो यहीं से क्लियर होगी बात कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन शुड बी जीरो और एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। रिमेंबर, इस तरह की रिएक्शन में जब भी होता है तो एंट्रोपी हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, the standard molar enthalpy of formation of CO2 gas is equal to molar enthalpy of formation of CO2। देखो मतलब क्या हुआ, C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस gives CO2 गैस। तो फॉर प्योर एलिमेंट्स, यहाँ पर कार्बन ग्रेफाइट प्योर एलिमेंट है, O2 प्योर एलिमेंट है, इनके लिए तो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी, पर CO2 के लिए जीरो नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन के लिए भी यही इक्वेशन होगी। तो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन का जो वैल्यू होगा ग्रेफाइट के लिए, वही हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस भी होगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम, which reaction is spontaneous at all temperature at standard pressure and concentration। अगेन हम यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो और अगर एंट्रोपी पॉजिटिव हो, तो इन ऑल द कंडीशन विथ एट ऑल द टेम्परेचर डेल्टा जी विल रिमेन नेगेटिव एंड दिस इज द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और एंट्रोपी अगर इंक्रीज कर रही होगी तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस in which an ideal gas undergo change from X to Y as shown in the following diagram। ओके, हम कह रहे हैं कि एंथैल्पी बढ़ रही है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। देखिए, अगर हम कोई आइडियल गैस ले रहे हैं तो आइडियल गैस के लिए अगर हम एंथैल्पी को फॉर्मूला इस फॉर्म में देखें, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, तो एक चीज हम ये कह सकते हैं कि फॉर
आइडियल गैस आइसोथर्मल कंडीशन अगर हम यूज करेंगे, तो अगर हम आइडियल कंडीशन यूज करेंगे, आइडियल गैस यूज करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो डेल्टा यू जीरो होगा, और चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा पीवी भी जीरो होगा। तो इट मीन्स फॉर आइडियल गैस आइसोथर्मल अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो चाहे से हम एक्सपेंशन करें चाहे से हम कंप्रेशन करें, डेल्टा एच विल रिमेन जीरो, डेल्टा एच विल रिमेन जीरो। तो इट मीन्स ए और ये सी हम कर लेते हैं, ये हो नहीं सकता यहाँ पर। अच्छा, अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन करेंगे हम, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इस एडियाबेटिक एक्सपेंशन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि डेल्टा एच का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी। तो उस केस में अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं एक्सपेंशन करने पर। तो टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो कंप्रेशन में ही हो सकता है, इसलिए हम आंसर इसको बी करेंगे। इट इज आल्सो गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an experiment, it was found that the gas for a constant temperature PV is equal to C. The value of C depends on, okay, PV is equal to C, तो PV is equal to क्या होता है, nRT, ठीक है नहीं। अब ये माने कि भी कांस्टेंट प्रेशर है, तो अब कांस्टेंट प्रेशर पर वैल्यू ऑफ सी मतलब nRT की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, अगर हम प्रेशर नहीं चेंज कर रहे हैं तो। अच्छा, टेम्परेचर, अच्छा प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और फिर अब पीवी की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगी, तो पीवी की वैल्यू फिर खाली नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ मोल्स है मतलब क्वांटिटी ऑफ गैस, क्योंकि गैस के नेचर पे नहीं डिपेंड करता है, इसलिए हम मोलिकुलर वेट ऑफ गैस नहीं कहेंगे। सेम नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी की वैल्यू सेम रहेगी, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं। फॉर एन आइडियल गैस टेकन एन इंसुलेटेड चैम्बर एंड रिलीज इनटू इंटरस्टेलर स्पेस, मतलब हम स्पेस में डाल रहे हैं और जहां पर कि वैक्यूम है और इंसुलेशन भी साथ में डाल रखे हैं कि क्यू जीरो है। तो देखिए क्यू जीरो है और चूंकि बाहर कोई प्रेशर जीरो नहीं है, बाहर प्रेशर जीरो है, पी एक्सटर्नल इज आल्सो जीरो, तो अगर पी एक्सटर्नल जीरो है तो डब्ल्यू भी जीरो हो गया, क्योंकि डब्ल्यू है पी एक्सटर्नल डीवी, और डेल्टा यू हमारा होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो व्हेन क्यू इज जीरो, डब्ल्यू इज जीरो, तो डेल्टा यू इज आल्सो जीरो, तो यू कैन से ऑल थ्री विल बी जीरो हेयर, राइट। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। 3 samples of 100 gram of water, okay, there are 3 samples 1 2 3 initially kept at 1 atmosphere pressure and 298 Kelvin were given the following treatment, okay। पहला सैंपल को हम कह रहे हैं कि इट इज हीटेड टू 320 केल्विन एंड कूल्ड टू 298 केल्विन, ओके। तो पहले हीट किया 320 केल्विन पर और वापस 298 पर उसको कूल कर लिया है, ठीक है। Sample 2 was heated to 300 Kelvin, cooled to 370 Kelvin, and then again heated to 298 Kelvin. मतलब एक सेकेंड पाथ हमने तैयार किया है। एंड सैंपल 3 was heated to 373 Kelvin and again cooled to 29, मतलब सभी को हम ओरिजिनल स्टेट पर ले आए हैं, वापस 298 पर ले आए। तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इंटरनल एनर्जी, हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। हम ए से बी स्टेट तक गए हैं, चाहे वो किसी भी पाथ से गए हैं, अगर हमारी स्टेट सेम है, स्टेट में चेंज सेम है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी सेम होगा। तो पाथ 1 2 3 तीनों सैंपल में ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी है वो आपका कोई चेंज होगा नहीं, सेम ही रहेगी इंटरनल एनर्जी, ठीक है नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है कि H2O लिक्विड से H2O सॉलिड जा रहा है, तो बस एंट्रोपी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन में आप कह सकते हो कि एंट्रोपी शुड बी लेस देन जीरो। तो हम यहीं तक करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं थर्मोडायनेमिक्स के एंड थर्मोकेमिस्ट्री के, एंड आई थिंक कि थ्रू दिस क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, द एरिया वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन NSCC,
and the conceptual doubts. So all the best. After some time again we will discuss some more chapters.